हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपके बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है। तो उसका जो क्लास है वो मैंने शुरू कर दिया है। न्यू बैच वालों की क्लास शुरू हो चुकी है। और देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आपका एक सीक्वेंस में मैं पूरे आपके चैप्टर पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। जो आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट है, एक सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगी। तो आप एक क्रम में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट में जाकर अपनी प्लेलिस्ट को देख लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री के अलावा भी अदर सभी सब्जेक्ट्स की क्लास चैनल पे हो रही है, तो उनके लिए भी आप विजिट कीजिएगा। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस NAP 2020 के अकॉर्डिंग सेम है। पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है यूनिवर्सिटी के, बट सिलेबस आपका वही होगा। तो आप पूरी क्लास किया कीजिए। तो जैसा कि आज हमें पढ़ना है आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में, आज हमें पढ़ना है भारत में कृषि का व्यावसायीकरण और उसके प्रभाव। देखिए, ब्रिटिश शासन काल में जो कृषि का व्यावसायीकरण किया गया, व्यावसायीकरण को वाणिज्यीकरण भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी लिखा होता है, तो उससे आपको कंफ्यूज मत होना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और व्यावसायीकरण कहिए या वाणिज्यीकरण कहिए। तो ये जो भारत में कृषि का व्यावसायीकरण किया गया यानी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो पढ़ना है। और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या उसके परिणाम निकल कर सामने आए, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत की कृषि पर, किस तरह से भारत की कृषि का पतन हो गया। देखिए, जो व्यावसायीकरण होता है, पहले ये समझते हैं आखिर ये व्यावसायीकरण है क्या चीज़, उसका अर्थ समझते हैं, तब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कृषि का व्यावसायीकरण का मतलब होता है व्यक्तिगत उपयोग के बजाय व्यावसायिक बिक्री के लिए फसल को उगाना। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नकदी फसलों का मतलब होता है जिसे सीधे तौर पर बाजार में बेचकर नगद प्राप्त किया जा सके। नगदी फसलें, कृषि का व्यावसायीकरण में नगदी फसलों पर जोर दिया गया। नगदी फसलें वो होती हैं जिन्हें सीधे तौर पर बाजार में बेचकर कैश प्राप्त किया जा सकता है, धन प्राप्त किया जा सकता है, वो भी एकदम नगद। देखिए, यहाँ पर समझिए, ये जो नगदी फसलें होती हैं खाद्यान्न फसलों से थोड़ा अलग होती हैं। देखिए, दाल, चावल, गेहूं आदि फसलों का जब उत्पादन किया जाता है, तो मुख्य रूप से इन फसलों का उत्पादन खाद्यान्न के लिए किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है। हालांकि इन फसलों को भी बेचकर बाजार में नगद पैसा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो तो खाने के लिए ही होता है ना। कि किसान जब दाल, चावल, गेहूं, चना इन सब चीज़ों की खेती करता है तो वो खाद्यान्न के लिए यानी खाने के लिए करता है। वैसे तो उसे भी वो बेचकर धन कमाएगा बाजार में, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि खाने के लिए करना है। लेकिन नगदी फसलें वो होती हैं जिनकी फसलें की जाती हैं, जिनका उत्पादन किया जाता है बाजार में सीधे तौर पर बेचकर नगद को प्राप्त करना। नगदी फसलों में शामिल हैं कपास, जूट, गन्ना, नील, तंबाकू, कच्चा रेशम, रबर, चाय, कॉफ़ी आदि। देखिए, ये सारी जो फसलें हैं ये नगदी फसलें कही जाती हैं। तो देखिए, खाद्यान्न फसलों से अलग होती हैं ये फसलें ऐसी होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि इनका उत्पादन करके सीधे तौर पर बाजार में बेचकर नगद प्राप्त किया जा सके। और उन फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं? कपास, जूट, गन्ना, नील, तंबाकू, कच्चा रेशम, रबर, चाय, कॉफ़ी आदि। ये फसलें क्या हैं? नगदी फसलें हैं। और ब्रिटिश शासन काल में इन फसलों पर जोर दिया गया, इनकी खेती पर जोर दिया गया कि इनका उत्पादन किया जाए। और जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री को तो आप देखते हैं कि किसान नहीं करना चाहते थे नगदी फसलों का उत्पादन, ज़बरदस्ती कराया गया उनसे। तो देखिए, आखिर ये चीज़ें तो आप समझ गए कि आखिर ये नगदी फसलें होती क्या हैं। और कृषि का जो व्यावसायीकरण किया गया, इन फसलों को उगाने पर, इनके उत्पादन पर बल दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो आखिर किस लिए किया गया, क्या कारण थे?
तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया, बल दिया गया और किसानों से कहा गया कि तुम इसकी खेती करो। तो आखिर इसके पीछे के कारण क्या थे? ब्रिटिश सरकार इस फसलों का उत्पादन क्यों करवा रही थी और क्या उनके बस अपने हितों की पूर्ति करनी थी या फिर भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने ऐसा किया? देखिए, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि का जो वाणिज्यीकरण है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है कि अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषि का व्यवसायीकरण किया गया तो उसके दुष्परिणाम निकले, उसके बुरे प्रभाव निकल कर सामने आए, उसका बुरा परिणाम निकला। तो आखिर क्या ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां थीं जिनके कारण भारत में कृषि का पतन हो गया और ये कृषि का व्यवसायीकरण अच्छा साबित नहीं हुआ? तो एक एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर कुछ आपको समझना ज़रूरी है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 18वीं शताब्दी के आसपास जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो उसका भी कहीं ना कहीं एक कारण था भारत में कृषि का व्यवसायीकरण करना, जो कि चीज़ें हम आगे समझेंगे। चलिए हम पहले कारण पर नज़र डालते हैं, फिर एक एक चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कृषि का व्यवसायीकरण के कारण अगर हम देखें तो भारत में कृषि का व्यवसायीकरण मुख्य रूप से अंग्रेज़ों द्वारा उनकी नीतियों और गतिविधियों के माध्यम से ही शुरू किया गया था। देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा भू राजस्व जो नीतियाँ बनाई गई, जो गतिविधियाँ थीं, वो कहीं ना कहीं कृषि व्यवसायीकरण का एक कारण थी। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जो कृषि के व्यवसायीकरण का कारण है उसको हम दो भागों में इस तरह बांट कर समझ सकते हैं, क्योंकि दो महत्वपूर्ण कारण थे भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के कि आखिर क्यों ये कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, क्या वजह थी, कैसे हुआ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आपका यही उत्तर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों द्वारा उनकी नीतियाँ ही कहीं ना कहीं एक बड़ी कारण बनती हैं कृषि के व्यवसायीकरण को करने पर, जिसमें हम दो कारण बांट लेते हैं। पहला कारण है भू राजस्व नीतियाँ, दूसरा है कि 1813 के बाद जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में तेज़ी से होती है तो ब्रिटेन में उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब जैसे आप चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है, आप चीज़ों को समझिए। देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है, पहले इधर को समझेंगे फिर इधर बढ़ेंगे। भू राजस्व नीतियों में आप लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण नीतियाँ थीं भू राजस्व की। पहली थी अस्थाई बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं पहले ही, प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है तो आप देख लीजिएगा। आपने तीनों व्यवस्था को अच्छे से देखा कि किस में कर की कितनी दर थी और किस तरह से कर को वसूला जाता था। किसानों की ही भूमि पर उनका अपना स्वामित्व नहीं होता था। जैसा कि अस्थाई बंदोबस्त में देखिए, ज़मींदारों को स्वामित्व दिया गया ज़मीनों का, और जिससे कि धनी ज़मींदारों का एक वर्ग बन गया और ज़मीन को वो खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे, किसानों की ज़मीन मगर स्वामित्व उनका नहीं। और आप लोग ने ये देखा कि जब ये 3 तरह की भू राजस्व नीतियाँ आईं, जिसमें आधे से ज़्यादा किसानों की जो उपज होती थी वो कर के रूप में ब्रिटिश सरकार ले लेती थी। किसान जो है इतना ज़्यादा कर चुका नहीं पाते थे, क्योंकि जो गरीब किसान थे उनके आगे परिस्थितियाँ बिगड़ रही थी। अब तो इन तीनों जो भू राजस्व की नीतियाँ आई, इनका एक परिणाम निकल कर सामने आया कि करों की जो दरें थी उसमें वृद्धि हो गई और करों को वसूलने के लिए किसानों का शोषण किया जाने लगा। किसान कर का भुगतान नहीं कर पाते थे। आप नीचे देखिए, मैंने नोट किया है, हम उधर वाले पार्ट को बाद में देखेंगे, पहले इस सीक्वेंस में इधर को समझते हैं। इन तीनों नीतियों का दुष्परिणाम ये निकला कि करों की दरें बहुत अधिक थीं और कर को वसूलने का जो तरीका था वो बहुत कठोर था। ज़मींदार और ब्रिटिश ज़मींदार वगैरह जो होते थे वो मालिक होते थे, स्वामित्व उनका था। अगर कोई किसान जो गरीब है कर का भुगतान नहीं कर पाता था सही समय पर, तो क्या किया जाता था, ज़मींदारों के द्वारा उनके खेती को बेच दिया जाता था।
किसी बड़े धनिक किसान को बेच दिया जाता था और बेच करके उसी धन से उनके कर की वसूली की जाती थी। तो इस कारण क्या परिणाम निकला कि कर का जब भुगतान नहीं कर पाते थे किसान, तो कृषि को बेच दिया जाता था और उसी धन से कर को वसूला जाता था ज़मींदारों के द्वारा, जिसमें जो गरीब किसान थे और गरीब हो जाते थे, बेरोज़गार हो गए किसान, और किसान से वो अब मज़दूर हो चुके थे। अब उन्हें धनिक किसान के यहाँ मजदूरी करना पड़ता था क्योंकि उनका खेत तो ले लिया जाता था। तो इस तरह से जो भू राजस्व नीतियाँ आईं ब्रिटिश शासनकाल में, उसके कुछ ऐसे परिणाम निकले। गरीब किसान की परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गईं, सुधार कुछ भी नहीं हुआ। तो अब देखिए, अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये जो कर वसूलना है, कर का भुगतान किसान नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा कि एक नीति आई, इसमें सुधार नहीं किया गया, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया अंग्रेज़ सरकार द्वारा, बल्कि क्या किया गया, एक नीति लाई गई और उसमें क्या था कि नकदी फसलों का उत्पादन करो। नकदी फसलों के उत्पादन पर अब जोर दिया जाने लगा। तो अब हम इसका दूसरा कारण देखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण था कृषि का व्यावसायीकरण करने पर भारत में। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जब 1813 में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में बहुत तेज़ हो गई, तो इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए। अब ब्रिटेन में तेज़ी से बढ़ते सूती वस्त्र का उद्योग था, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। और कच्चे माल की पूर्ति किस तरह होती? कपास से, क्योंकि कपास से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। और कपास किन फसलों में आती है? नकदी फसलों में आती है, जिन्हें सीधे तौर पर बाज़ार में बेचकर धन कमाया जाता है। तो अब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जब हम नकदी फसलों पर जोर देंगे तो इससे क्या होगा कि ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, उसमें सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए हमें कपास मिलेगा, जिससे हमारा उत्पादन होगा, क्योंकि वो वस्त्रों को यूरोप के बाज़ारों में बेचते। बाज़ार तो एकदम तैयार थी। उसके अलावा जो और फसलें थीं, जैसे नील, चाय, अफीम, जूट, गन्ना, तिलहन, काली मिर्च, रेशम आदि नकदी फसलों को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि विदेशों में उनके लिए तैयार बाज़ार थे, जिसमें बेच करके ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकती थी। तो ब्रिटेन को तो वैसे ही बहुत मुनाफा चाहिए था, इसकी भूख कभी समाप्त होती नहीं थी। तो ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन फसलों की खेती पर था जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक थी या जिनसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में नगद लाभ मिल सकता था, और उन फसलों में शामिल ये सारी फसलें थीं। और ब्रिटेन में आपको, जैसे आपकी मैंने बताया कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसमें कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। और देखिए फिर क्या होता है कि जो किसान थे वो खेती नहीं करना चाहते थे। अब देखिए, जो गरीब किसान थे उनके पास इतना धन नहीं था कि वो नील, चाय, अफीम या जूट, गन्ना, तिलहन आदि फसलों की खेती कर सकें, क्योंकि ये पूंजी गहन खेती थी, फसलें थी जिसमें पूंजी बहुत अधिक लगती थी। तो हुआ यूँ कि देखिए, पहले इस भू राजस्व नीतियों में तो किसान जो गरीब था वो तो और गरीब हो गया, बेरोज़गार हो गया, मजदूर हो गया। वो अब धनी किसान के यहाँ मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने लगा। उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति के पश्चात इन नकदी फसलों पर जोर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने देखा कि इन सभी नकदी फसलों को यूरोप के बाज़ारों में बेचकर हम धन कमा सकते हैं, क्योंकि यूरोप में बाज़ारें एकदम तैयार हैं इन फसलों को बेचने के लिए, जो सीधे रूप में बाज़ार में जाएंगी और हमें धन देंगी, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा नज़र आएगा। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नकदी फसलों पर जोर दिया गया। मगर अब देखिए हुआ क्या, देखिए कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए कृषि का व्यावसायीकरण किया जाता है और नकदी फसलों को बेचकर आज भी नगद लाभ कमाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या चीज़ें इनमें सुधार नहीं की, ना संसाधन पूरे हुए। देखिए, गरीब जो किसान गरीब थे, उनके पास इतना धन नहीं था कि वो इन नकदी फसलों का उत्पादन कर सकें, क्योंकि इसमें धन अधिक लगता था। संसाधन की कमी थी,
क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार ने चाहा होता तो किसानों की मदद की होती, नीतियाँ बनाई होती जिससे किसानों की मदद होती, हर किसान खेती कर पाता तो किसान की खेती समाप्त नहीं होती। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया, ज़बरदस्ती उन्होंने खेती कराई, किसान करना नहीं चाहते थे। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां थी जिससे कि कृषि का व्यवसायीकरण तो भारत में किया गया ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, लेकिन कृषि का पतन हो गया। अच्छा देखिए, जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा नकदी फसलों पर जोर दिया गया तो उस समय दो प्रथा बहुत प्रचलित थी। एक थी ददनी प्रथा, दूसरी थी तीन कटिया प्रथा। अब ये आप सोचेंगे ये क्या है, तो इसको ध्यान से समझिए। नकदी फसलों को करने के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि किसान के पास धन रहेगा तभी तो वो नकदी फसलें उगा पाएंगे, क्योंकि ये जो फसलें थी इसमें पूंजी अधिक लगती थी। मगर भारतीय किसान गरीब था, उसके पास धन नहीं थे, संसाधन नहीं थे जिसकी मदद से वो नकदी फसलों को उगा सके। तो इसलिए वो नहीं करना चाहते थे नकदी फसलों की खेती, वो करना चाहते थे खाद्यान्न फसलों की खेती। लेकिन मजबूर किया जाता था उन्हें खेती करने के लिए। तो उसमें एक ददनी प्रथा प्रचलित थी। देखिए, ददनी प्रथा क्या थी कि किसानों को अग्रिम यानी कि एडवांस रकम दे दी जाती थी कि तुम खेती करो, और अंग्रेज़ ज़मींदार से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, और वे मामूली रकम देकर उसको अग्रिम करार देते थे। पहले ही थोड़ी सी रकम वो किसानों को दे देते थे और बाद में कहते थे कि अब वही तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो बहुत कम रकम में किसान कैसे खेती कर पाएगा। जो गरीब किसान थे वो गरीब पर गरीब होते जा रहे थे। दूसरी प्रथा थी तीन कटिया प्रथा, जो कि नील की खेती से संबंधित थी। नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे। नील की खेती के समय तीन कटिया प्रथा थी। देखिए, इस प्रथा के अंतर्गत जो चंपारण का इलाका था, बिहार के किसान थे, किसानों का अपने अंग्रेज़ बागान मालिकों के अनुबंध पर ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने पर उन्हें बाध्य किया गया कि जो किसानों का पूरा ये खेत है, मान लीजिए इतना बड़ा, तो उसमें से 3/20 हिस्सा जो होगा उस पर हर हाल में नील की खेती करना ही करना है। उन्हें करने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों को अपने ही खेत पर ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग खेती करनी पड़ती थी। वो चाहकर भी खाद्यान्न फसलों की खेती नहीं कर पाते थे। उन्हें मजबूर किया जाता था, उन पर शोषण किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। देखिए, यहाँ पे जो धनी किसान थे उन्हें कहीं ना कहीं लाभ हुआ, क्योंकि जो धनी किसान थे, ऐसा तो नहीं है कि हर किसान गरीब है जिनके पास अधिक रकम है, अधिक पूंजी है, बड़े बड़े खेत हैं, तो वो अपने संसाधनों का प्रयोग करके धन लगा के जब खेती करते थे तो वो बेचकर धन बहुत अधिक कमाते थे। लेकिन गरीब जो किसान था वो खेती तो करता था मगर पाता उसमें कुछ भी नहीं था, जिससे वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था और धनी किसान और जमींदार धनी पर धनी होते चले जा रहे थे। तो ये सब कारण थे। ज़बरदस्ती उनसे नकदी फसलों की खेती कराई जा रही थी, कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। अगर ब्रिटिश सरकार ने संसाधन देकर अच्छे से कराया होता तो शायद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी न हुई होती जैसी परिस्थितियाँ उस समय हो चुकी थी। देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में कृषि व्यवसायीकरण के क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम निकले। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, कृषि के व्यवसायीकरण का परिणाम नकारात्मक भी निकला, सकारात्मक भी निकला। तो दोनों परिणामों पर हम नज़र डालेंगे। पहला परिणाम, असमानता में वृद्धि हुई। देखिए, व्यवसायीकरण से कृषि उत्पादक में वृद्धि की उम्मीद थी कि कृषि में वृद्धि होगी, लेकिन इसका लाभ अमीरों को मिला, जिससे कि ग्रामीण समाज में आय की असमानताएं बढ़ गई। जो आय आती थी खेती करने के बाद, उसमें असमानताएं बढ़ गई। जो अमीर किसान था उसके पास पूंजी थी, संसाधन थे, उसने अपने संसाधनों का प्रयोग करके पूंजी लगा करके नकदी फसलों का उत्पादन किया, जिसे बेच करके उसने अधिक लाभ कमाया। लेकिन जो किसान गरीब थे उन्हें थोड़ी सी रकम देकर अग्रिम करार दिया जाता था ददनी प्रथा के तहत, और उन्हें वो मजबूर थे, वो चाह कर भी नहीं कुछ कर पाते थे, जिससे कि समाज में असमानताएं बढ़ी। उच्च वर्ग और एक किसान मजदूर वर्ग दिखने को मिला, और गरीब किसानों की जो स्थिति थी उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी स्थिति और भी खराब हो गई और वो कृषक के बजाय मजदूर हो चुके थे। दूसरा
प्रभाव था, नकारात्मक प्रभाव, साहूकारों पर निर्भरता में वृद्धि। देखिए, गरीब किसानों को सरकार, जमींदार, साहूकार और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ज़मींदार जो थे गरीब किसानों का शोषण करते थे, अत्याचार करते थे और ऋण जो देते थे उधार खेती करने के लिए। तो फिर क्या होता था, जब किसान के पास उतने संसाधन तो थे नहीं कि वो खेती में लाभ कमा रहा है और ऋण चुका दे, तो इस कारण वो बहुत अब मजबूर हो चुका था और वो अब पूरी तरह से साहूकार पर ही निर्भर हो गया था, और जिससे कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और साहूकारों को बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा था। यहाँ पर गरीब किसान तो गरीब हो रहा है, मगर साहूकार, ज़मींदार, इन सभी को तो बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो किसान पूरी तरह से साहूकार पर निर्भर हो गए। तीसरा नकारात्मक प्रभाव था कि खाद्य फसल उत्पादन में कमी हुई और बार बार अकाल पड़ना शुरू हो गया। देखिए, जब कृषि का व्यवसायीकरण किया गया तो व्यवसायीकरण के कारण खाद्य फसलों की खेती में कमी आई, क्योंकि वाणिज्यिक गैर खाद्य फसलों ने उनकी जगह ले ली। जब ब्रिटिश सरकार ने किसानों को मजबूर किया कि तुम वाणिज्यीकरण फसलों को उगाओ, जो फसलें नकदी हैं उनको उगाओ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार वहाँ अपना लाभ देख रही थी, यूरोप के बाज़ारों में बेचकर उसे लाभ कमाना था। तो किसान अब मजबूर थे, चाहकर भी खाद्यान्न फसलों की खेती नहीं कर पा रहे थे, नकदी फसलों की खेती करने लगे थे, जिससे कि खाद्यान्न फसलों में कमी आ गई, जिसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण बार बार अकाल पड़ा, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, जो उत्पादन है, जो खाद्यान्न है, दाल, चावल, गेहूँ आदि जो चीज़ें हैं उनकी मांग और बढ़ेगी, तो उनकी खेती नहीं हो पा रही थी, जिस कारण अकाल पड़ा। 1943 का बंगाल जो अकाल है वो एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था खाद्य फसलों की कमी के कारण। चौथा नकारात्मक प्रभाव है बागान मालिकों, व्यापारियों, पूंजीपतियों को अधिक लाभ मिला। देखिए, कृषि के व्यवसायीकरण के मुख्य रूप से ब्रिटिश जो बागान थे, जो मालिक थे, जो व्यापारी थे, जो निर्माता थे, उनको बहुत अधिक लाभ हुआ, क्योंकि वो किसानों को बहुत थोड़ी सी रकम देके उनकी खेती को, उनके फसलों को खरीद लेते थे, जिससे किसानों को नुकसान होता था जो गरीब किसान थे, और व्यापारियों को, बागान मालिकों को बहुत अधिक मुनाफा हुआ, जिन्होंने व्यावसायीकृत कृषि उत्पादों से काफ़ी लाभ कमाया। और भारतीय व्यापारियों और साहूकारों को भी अंग्रेज़ों के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करके कुछ हद तक लाभ हुआ था, यानी कि बागानों को, बागान मालिकों को, व्यापारियों को, साहूकारों को, पूंजीपतियों को, सभी को लाभ हुआ। जो अमीर थे वो अमीर हो रहे थे ना। पांचवा था तकनीकी विकास का अभाव, यानी कि जो संसाधन थे उनमें कमी। कृषि के व्यवसायीकरण से कोई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति नहीं हुई और कृषि उत्पादकता में सुधार के बजाय वाणिज्यिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और तकनीक प्रगति कुछ भी नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार को तो बस अपना लाभ दिख रहा था। अगर उसने संसाधन दिए होते तो शायद किसानों की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब ना होती जैसी हो गई थी। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव निकल कर सामने आए कृषि के व्यवसायीकरण हो जाने पर। अब इसका सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं कि आखिर इसका सकारात्मक प्रभाव क्या निकला। पहला सकारात्मक प्रभाव था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। देखिए, व्यवसायीकरण ने सामाजिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित भी किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी रूप में बदलने में मदद की। इसने बाजार उन्मुख प्रथाओं की शुरुआत की और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को विकास देने में मदद की। और दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव था वो था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हुआ। देखिए, जब कृषि व्यवसायीकरण हो गया तो भारत को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा। भारत जो था अब विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका था। इसने वस्तुओं के आदान प्रदान की अनुमति दी और भारत अन्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक भी बनाया। इस एकीकरण ने आर्थिक विकास और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के अवसर भी प्रदान किए, जिससे भारत अब विदेशों तक पहुंचकर आसानी से वैश्वीकरण के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कर सकता था। तीसरा प्रभाव था सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए, व्यवसायीकरण ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी आधार तैयार किया
और इसने भारत के भीतर एक अधिक परस्पर जुड़ी और एकीकृत आर्थिक प्रणाली के विकास को भी जन्म दिया इसने, और स्थानीय और क्षेत्रीय सीमाओं से जो परे थी, जो उससे बाहर थी, और कृषि समस्याओं ने भी राष्ट्रीय चरित्र प्राप्त कर लिया, जिससे उन्हें संबोधित करने के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सकारात्मक प्रभाव तो निकले थे, मगर जो नकारात्मक प्रभाव थे वो बहुत अधिक खराब थे, बेकार थे, जिससे कि किसानों की स्थिति खराब हो गई। तो ये था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कृषि का व्यवसायीकरण और उसके प्रभाव परिणाम, जो नकारात्मक निकले, जो सकारात्मक निकले, वो सब हमने देखा आज की वीडियो में। और इसी तरह से आपकी एक सीक्वेंस में और यूनिट्स आती रहेंगी। इसके अलावा आप अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको भी चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मेरा एक और न्यू चैनल है इंग्लिश सीखो, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर टॉपिक की वीडियोस पढ़ने के लिए मिलेंगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, और इंग्लिश लिटरेचर के भी और टॉपिक उस पर आपको मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।